ओके, तो आज का टॉपिक आपका इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। भाई आपने ये बताना है कि जो सीड होते हैं, आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स प्लांट थे, फिर आपका आए टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद आए जिम्नोसम्स, और उसके बाद आए एंजियोसम्स। तो जो सीड्स हैं ये बने हैं जिम्नोसम्स में और एंजियोसम्स में। इससे पहले वाले जो प्लांट होते थे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर जो सीड हैं वो नहीं होते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ टेरिडोफाइट से और जिम्नोसम से जो प्लांट का इवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ पर जो सीड है ना वो बनने स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर कोई प्रोसेस हुई होगी भी जिससे जो सीड हैं, इन प्लांट में तो सीड होते हैं जिम्नोसम्स में, बट जो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स इनके अंदर सीड नहीं होते हैं। क्लियर है? तो आपने यही जो स्टेप है यही हमने आज डिस्कस करनी है, बतानी है कि जो सीड है वो किस तरीके से भी इवोल्व हुए हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो सीड हैबिट है इसका मतलब क्या होगा, यानी कि सीड का क्या होता है। नॉर्मली फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं हम सीड। यानी कि जैसे मान लो आपको एक टोमेटो प्लांट देखते हो, अगर टोमेटो कच्चा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको व्हाइट कलर के डॉट दिखाई देते हैं दे आर द ओव्यूल्स। ठीक है। लेकिन जैसे ही टोमेटो पकता है उसके अंदर जो व्हाइट कलर के डॉट्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स के अंदर। तो जो व्हाइट कलर के डॉट थे जिनको हम ओव्यूल बोल रहे थे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे कन्वर्ट इनटू द सीड। तो सीड क्या होंगे टेक्निकली, दे आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये लाइन आपने याद रखनी है। इसके बाद फर्स्ट कंप्लीट सीड अप्रोक्सीमेटली appeared approximately around 365 million year ago during the late Devonian times भी। तो अगेन ये एक टाइम पीरियड है, ये हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम्स टेबल्स में यूनिट नंबर 4 में। ठीक है। अभी आपने इतना याद रखना है कि जो पहला सीड था अर्थ के ऊपर वो इवोल्व हुआ था आज से लगभग 365 मिलियन ईयर अगो। ठीक है। ये पॉइंट आपने थोड़ा याद रख लेना है। टाइम पीरियड पूछे एक नंबर में तो ये टाइम पीरियड रहेगा। तो सीड क्या होते हैं, अगेन ओव्यूल्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है। डिफाइंड एज द एज इंटीग्यूमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम। देखो, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, मान लो ये मेगास्पोरेंजियम है हमारा, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, आप कह सकते हो टेरिडोफाइट में। ठीक है। तो यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर में क्या होते हैं, मेगास्पोर होते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये मेगास्पोरेंजियम पूरी स्ट्रक्चर, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, ये मेगा स्पोर होते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके बाहर एक पर्टिकुलर कवरिंग हो गई और इसके अंदर केवल एक मेगास्पोर हो, ठीक है, केवल एक मेगास्पोर हो और बाहर एक पर्टिकुलर कवरिंग हो, इसको बोलोगे ओव्यूल, यानी कि ये आपको ओव्यूल जैसे दिखाई देगा। ये हम आगे फोटो में डिस्कस करेंगे। अभी आपने इतना याद रखना है कि जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं दे आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, वेरी इन द नंबर, यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम की वॉल है, ठीक है, ये एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती हैं। तो जितनी मेगास्पोरेंजियम वॉल थी, इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उतनी ही क्या होंगी उस सीड की, सीड कोट की लेयरिंग होंगी। तो जितनी मेगास्पोरेंजियम की क्या होंगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होंगी, उतनी ही उस पर्टिकुलर सीड की क्या बन जाएंगी, उसकी सीड की, सीड कोट की जो वॉल है वो बन जाएंगी। ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। तो ये भी आपसे एक नंबर पूछ लेते हैं कि स्पर्मेटोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं। तो इनका आंसर रहेगा जिम्नोसम्स और एंजियोसम्स। ठीक है। तो जिम्नोसोम्स में साइकस पाइनस का एग्जाम लिख सकते हो, और एंजियोसोम्स में जितने भी आप जो प्लांट देखते हो, लाइक आपका नीम, पीपल, बड़, बरगद, तुलसी, ये सारी सारे एंजियोसोम्स में आते हैं। तो यहाँ पर अब एक फोटो से हम इसको समझेंगे कि जो स्टेप्स हैं ये किस तरीके से इसमें फॉलो हुई भी। तो यहाँ पर हमने देखा, देखो हमने पढ़ा यहाँ तक हेट्रोस्पोर ही पढ़ा था, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो या अटेंड किया हो तो आपको याद होगा कि हमने यही बात की थी कि होमोस्पोरस जो प्लांट होते थे पहले उनसे हेट्रोस्पोरस किस तरीके से बने थे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हेट्रोस्पोर्स हैं प्लांट, जिनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, जो स्मॉल होते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं, इनका नाम होता है माइक्रोस्पोर। और जो दूसरे टाइप के स्पोर होते हैं जो कि लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी में कम होते हैं, इनका नाम होता है मेगास्पोर। ठीक है। अब ड्यूरिंग द टाइम क्या हुआ कि जो मेगास्पोर हैं पहले ज्यादा होते थे, अब क्या होने लगा भाई, इनका क्या हो गया, रिडक्शन होने स्टार्ट हो गया, और अल्टीमेटली केवल एक जो मेगास्पोर है ना वही सरवाइव कर रहा है, बाकी सारे सारे जो मेगास्पोर हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो देयर बिकम रिड्यूस्ड, या फिर डिसअपियर्ड। ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर जो एक मेगास्पोर है ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये क्या है, इस मेगास्पोरेंजियम की वॉल रहेंगी ये वाली। और अल्टीमेटली जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है स्ट्रक्चर का विद माइक्रोस्पोर, तो यहाँ पर ही फर्दर डेवलपमेंट होगा।
इसी इसी स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर ही फर्दर डेवलपमेंट होगा और पूरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है इसमें, सीड के अंदर। ये पूरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी सीड के अंदर भाई। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, इसकी जो वॉल है ना, इनके अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो चेंज क्या हुआ, पहले एक सिंगल लेयर थी, अब क्या हुआ यहाँ पर आप देखोगे इसमें कुछ और जो वॉल हैं वो बीच में बननी स्टार्ट होगी, जिनका नाम रख दिया इन्होंने इंटीग्यूमेंट्स। और इंटीग्यूमेंट्स अल्टीमेटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। ये वर्ड आपने याद रखना है, सीड कोट बनाते हैं कौन, इंटीग्यूमेंट्स। जैसे कि आप चना होता है, जो चने का जो बीज होता है आप देखते हो, ठीक है, तो उसका जो छिलका उतरता है, ठीक है, जो छिलका है वो क्या हो, इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। और ये बनाए किसने हैं, ये इस मेगास्पोर की जो वोल है उन्होंने बनाई है अल्टीमेटली। और बीच में क्या है आप देखो, यहाँ पर ये फीमेल गेमेटोफाइट है सेंटर में, तो ये हमारा जो मेगास्पोर है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट में, यहाँ पर फिर एक आर्किगोनियल बनता है। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें साइकस में भी, पाइनस में भी और इफिड्रा में भी आपको मैंने बताया था ये किस तरीके से यहाँ पर ये जो चेंज है मेगास्पोर से, और अल्टीमेटली जो आर्किगोनिया, यहाँ पर आर्किगोनिया बनता है अल्टीमेटली, ये कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको अगर ये देखना हो तो साइकिस वाला लेक्चर उसको देख लेना, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक ये पता है। तो अल्टीमेटली सीड क्या होंगे, दे आर द इवोल्व एज वे द प्लांट्स टू प्रोड्यूस्ड विदाउट वाटर, यानी कि फॉर प्लांट टू प्रोड्यूस विदाउट वाटर, एंड the process of seed evolution lead to the emergence of gymnosums and angiosums, the two main groups of the seed plant। तो अगेन सीड प्लांट के दो ग्रुप हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, जिम्नोसम्स एंड एंजियोसम्स। और सीड एवोल्यूशन हुआ क्यों, क्योंकि जो प्लांट है ना देखो, जो ब्रायोफाइट्स हैं, फिर से बता रहा हूँ, और जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनको बोला जाता था एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियन बोला जाता था भाई, क्योंकि इनको क्या जरूरत होती थी, वाटर की जरूरत होती थी, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन प्लांट के आसपास जो पानी है ना वो अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई और प्लांट को यूं लगने लगा कि अगर मान लो हम इसी वाटर पे डिपेंडेंट रहे तो हमारा फर्दर जो लाइफ साइकिल है वो आगे नहीं चलेगा, हमारा जो इवोल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इन प्लांट ने क्या किया, अपने अंदर कुछ चेंज किए और इन्होंने सीड बनाने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही सीड बनने स्टार्ट हुए, ये जो प्लांट है, एक नया प्लांट का ग्रुप है वो इवोल्व हो गया, जिनका नाम रख दिया इन्होंने पहले जिम्नोसम्स, और फिर जिम्नोसम्स से इवोल्व हुए, फर्दर इवोल्यूशन हुआ, उनका नाम रख दिया एंजियोसम्स। तो जो जिम्नोसम्स होते हैं दे आर द फर्स्ट सीड प्लांट भाई अर्थ के ऊपर, दे आर द फर्स्ट सीड प्लांट ऑन द अर्थ। एंड सीड्स आर प्रोड्यूस इन द कोन, जिसके हमने देखा था साइकस में और पाइनस में और इवन इफिड्रा में। तो वहां पर क्या होती है, कोन बनती है, और कोन के अंदर क्या है, डायरेक्टली जो ओव्यूल्स हैं वो लगते थे, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। तो जिम्नोसम्स के अंदर क्या होते हैं, दे आर द, यहाँ पर जो सीड्स रहेंगे ना जिम्नोसम्स में, दे दे आर द नेक्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सीड हैं वो ओपन लगते हैं डायरेक्टली कोन के ऊपर, यानी कि कोन लगेगी, ठीक है, और कोन के ऊपर डायरेक्टली क्या लगेंगे, सीड लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, बिना किसी फ्रूटिंग बॉडी के। और ये जो जिम्नोसम्स थे ये अर्थ के ऊपर डोमिनेट हुआ करते थे कब, जब ट्राइसिक पीरियड होता था भाई। ठीक है, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जब डायनासोर इवोल्व होना स्टार्ट हुए थे। इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है उसका नाम होता है जुरासिक पीरियड। ठीक है, तो जब ये जो डायनासोर हैं आपके, जो रेप्टाइल्स स्टार्ट हुई थी वो उन्होंने उस टाइम की पीरियड की बात कर रहे हैं। उस टाइम उस टाइम पर अर्थ के ऊपर ये जो जिम्नोसम्स हैं आपके, साइकस पाइनस लाइक प्लांट, ये अर्थ के ऊपर डोमिनेट हुआ करते थे। ठीक है, तो साइकस को साइकटेल्स बोल देते हैं, और पाइनस को आप कोनिफेरेल्स बोल देते हैं, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर के पीछे ए एल ई एस लग जाता है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम मतलब कुछ कई हजार साल बाद क्या हुआ, जो जिम्नोसोम साइन के अंदर फर्दर इवोल्यूशन हुआ और ये कन्वर्ट होगी इसमें एंजियोसोम्स के अंदर भाई। तो लेटर इवोल्यूशन, लेटर दे बिकम देन द जिम्नोसोम्स एंड प्रोड्यूस सीड्स इन द फ्लावर। तब क्या हुआ, प्लांट के ऊपर फ्लावर लगने लगे, और जो सीड है ना वो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर लगने लगे। जैसे कि आप कह सकते हो मैंगो है, ठीक है, आप कह सकते हो आपका जितने भी आप फ्रूट देखते हो आज के टाइम में सारे के सारे, तो उन सभी के अंदर क्या है, जो सीड है वो अंदर लगते हैं। टोमेटो है, मैंगो है, कोई भी आप फ्रूट इमेजिन कर सकते हो, तो उनके अंदर क्या है, जो सीड्स है ना वो अंदर लगे, अंदर बनते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ इस तरीके से, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या बनने लगे, फ्लावर बनने लगे, उनके अंदर क्या बनने लगे, फ्रूट बनने लगे। और जो सीड हैं वो नेक्ड नहीं होके, आप कह सकते हो प्रोडक्टिव कवरिंग के अंदर बनने लगे, तो इनको बोल दिया एक न्यू प्लांट ऑफ ग्रुप नेम एज एंजियोसोम्स, जो आज के टाइम पे अर्थ के ऊपर भी डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जिम्नोसोम्स बने और जिम्नोसोम के बाद एंजियोसोम्स। जिम्नोसोम्स में मैंने बताया था क्या बनती है, कोन बनती है, ठीक है। और कोन के ऊपर यहाँ पर क्या लगते हैं, डायरेक्टली सीड लगते हैं। तो सीड क्या रहते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली नेक्ड सीड होते हैं। और इनके बाद क्या हुआ, नए प्लांट बने जिनका नाम है एंजियोसोम्स। और यहाँ पर क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। फ्लावर के अंदर क्या होती है, ओवरी होती है। और ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। यानी कि जो सीड है वो ओवरी के अंदर बनने स्टार्ट हो गई। तो जो ओवरी होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू द सीड। तो ये बातें आपने याद रखनी है भाई, दोनों। तब यहां पर देखोगे तो जो वस्कुलर प्लांट की अगर बात करते हैं, नॉन वस्कुलर में आ जाएंगे आपके ब्रायोफाइट्स, और कुछ एक आप कह सकते हो, मोस्टली आप कह सकते हो ब्रायोफाइट्स रहते हैं, एल्गी वगैरह, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं, ठीक है। और नॉन वस्कुलर में, और वस्कुलर के अंदर क्या होता है, मतलब जिनके अंदर जाइलम फिलोएम बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसके अंदर नॉन सीड आते हैं और सीड प्लांट आते हैं। नॉन सीड के अंदर क्या रहेंगे, आपके टाइडोफाइट्स रहते हैं। और सीड वाले रहेंगे आपके जिम्नोसम्स एंड एंजियोसम्स। तो लेकिन कोनिफर्स यानी कि जिम्नोसम्स की बात कर रहा है, और फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोसम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने यही पढ़ना है कि भाई जो प्लांट है, मतलब एल्गी हैं, एल्गी से किस तरीके से जो यहाँ पर जो वस्कुलर प्लांट बने हैं, इनके अंदर क्या चेंज आए। और इन नॉन आप कह सकते हैं नॉन सीड प्लांट, या फिर कह सकते हो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट से ये जो सीड प्लांट है ये कैसे बने हैं। तो ये जो स्टेप है, ये नीचे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, इन्हीं स्टेप को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन काम हमारा यही है, हमने ये पता करना है कि अर्थ के ऊपर जो सीड प्लांट है ना, मतलब जिम्नोसम्स, ये किस तरीके से इवोल्व हुए हैं। तो अगेन इस टॉपिक को बताने के लिए स्टेवार्ट एंड रोथवेल नाम के दो पर्सन थे, 1993 में इन्होंने 6 इवोल्यूशनरी जो इवेंट्स हैं उनको बताया भी, ठीक है। अ, यानी कि ये जो इवेंट्स होते हैं कब होते हैं, आफ्टर द हेट्रोस्पोरी, ठीक है। यानी कि जब हेट्रोस्पोरी हो चुका है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्लांट है, अभी दो टाइप के जो स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर है प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। तो जो 6 इवोल्यूशन इवेंट्स हैं ये कौन कौन सी थी, फर्स्ट बता दिया, डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम। तो देखो पहले क्या होता था कि जो मेगास्पोरेंजियम है ना, इसके अंदर बहुत सारे मेगास्पोर बनते थे, होते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक फंक्शनल रहता था, और इस एक फंक्शनल के अंदर क्या होती थी, मियोसिस होती थी, और 4 फर्दर क्या बन जाते थे, मेगास्पोर बन जाते थे इसमें, ठीक है। हैप्लोइड स्ट्रक्चर। अब इन हैप्लोइड में क्या होने लगा, रिडक्शन होने लगा भाई। और इनमें से केवल एक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल रहती है, और 3 क्या है यहाँ पर डीजनरेट हो जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, ठीक है, ये क्या है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। एंड एंड आप कह सकते हो, तो यहाँ पर क्या थी ये, आप कह सकते हो मेगास्पोर मदर सेल्स की, सॉरी ये मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होने लगा, फर्स्ट इवेंट, कि यहाँ पर केवल एक मेगास्पोर है ना, वो फंक्शनल रहने लगा, बाकी सारी सारी क्या हो गई, डिजेनेट होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ड इसलिए लिखा है कि हम ये मान रहे हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुई, ठीक है। और यहाँ पर क्या बने, 4 मेगास्पोर बने, ठीक है। इन 4 में से क्या हुआ, 3 डिजेनरेट हो रहे हैं, और एक क्या हुआ, फंक्शनल रहता है इसमें। तो ये स्टेप यहाँ पर पहला पॉइंट ये बता रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड स्टेप में बता रहा है रिटेंशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम अंटिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बना है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर मेगास्पोरेंजियम के अंदर, या फिर आप इसको न्यूक्लियस बोल सकते हो, इसके अंदर ही रहने लगा। पहले क्या था कि प्लांट इसको बाहर रिलीज कर देते थे, ठीक है। अब ये इस प्लांट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही रहता है, कब तक, जब तक ये यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज नहीं आ जाती, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन तक, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एम्ब्रो बनना स्टार्ट नहीं हो जाता है, एम्ब्रो का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, तब तक ये पर्टिकुलर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही रहेगा। आप कह सकते हो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, जिसके बाहर क्या है, इसकी वोल वगैरह है, ठीक है, वोल है यहाँ पर, न्यूक्लियस वगैरह है। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं कि फॉर्मेशंस ऑफ एंडोस्पोरिक मेगा गेमेटोफाइट्स विद इन इनडिसेंट मेगास्पोरेंजियम।
अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था ना, इसके अंदर क्या हुआ, फर्दर डेवलपमेंट हुआ, और इसी के अंदर क्या हुआ, मेगा गेमेटोफाइट बनने लगे भाई। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या होगा कि इस मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, पहले सेलुलर डिवीजन होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा इस तरीके से। ठीक है। और इस सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में से एक पर्टिकुलर जो सेल है, वो फंक्शन करती है किसकी तरह, आर की गुनिया की तरह यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये सेल फंक्शन कर रही है आर की गुनिया की तरह, और ये क्या बनाएगी, यहाँ पर एग बना लेगी। ये पॉइंट ये बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेगा गेमेटोफाइट बनते हैं, ये भी क्या है, एंडोस्पोरिक है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही बनते हैं ये। और ये यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम रहेगा, ये इनडीआइसेंट का मतलब होता है अनओपन्ड, क्लोज रहता है ये। ठीक है। इसके बाद नंबर फोर्थ में हम बात कर रहे हैं एपिकल पार्ट। एक सेकेंड। एलोबरेशन ऑफ एपिकल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस टू रिसीव माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। अब क्या हुआ, पहले जो स्ट्रक्चर है ना मेगास्पोरेंजियम में, राउंड कलर की होती थी। अब क्या होने लगा, इसके अंदर इसका जो शेप है, वो कुछ कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया भाई, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर ये आपका मेगास्पोर वगैरह है, एग वगैरह है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया, यानी कि खासकर इसका जो न्यूक्लियस है उसका शेप चेंज हो गया, और इसने क्या बना ली, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बना ली। किसके लिए, टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स। इसका जो शेप वो चेंज हो गया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्स विच आर डीलिमिटेड द माइक्रोपाइल। इसकी जो मेगास्पोर की जो वाल थी, इन्होंने क्या बनाने स्टार्ट कर दी, इन्होंने और ज्यादा प्रोडक्टिव कवरिंग बनानी स्टार्ट कर दी इसकी चारों तरफ। उनका नाम रख दिया इन्होंने इंटीग्यूमेंट्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन इंटीग्यूमेंट्स जो एक अपर पोर्शन होता है, जी हाँ, जहां से पोलन ग्रेन सेंटर करते हैं, उसको कवर नहीं करते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को कवर करते हैं एक्सेप्ट द माइक्रोपाइल एंड। ठीक है। तो यहां से क्या है, ये माइक्रोपाइल एंड है ऊपर। माइक्रोपाइल एंड के ऊपर क्या है, जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो उसको कवर नहीं करते हैं। लेकिन इस बाकी जो भी बॉडी रहेगी इसकी, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट आप कह सकते हो इसको, या फिर आप कह सकते हो मेगास्पोर कह सकते हो, इस मेगास्पोरेंजियम की पूरी स्ट्रक्चर को जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो कवर कर देंगे एक्सेप्ट द माइक्रोपाइल एंड। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, लास्ट पॉइंट में, फॉर्मेशंस ऑफ पोलन ट्यूब एंड पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम एंडोस्पोरिक माइक्रोगेमेटोफाइट। अब यहां पर मैंने बताया था कि क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है ये आपकी पोलन ट्यूब बना लेंगे हम। यहाँ पर आप मान लो ये, यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर बनती है, मैंने बताया था पोलन चैम्बर बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोलन चैम्बर है। तो ये लास्ट पॉइंट ये बता रहा है कि भाई जो माइक्रो, ये बोल रखा ना एंडोस्पोरिक माइक्रोगेमेटोफाइट, मतलब ये बात कर रहा है पोलन ग्रेन की एक तरीके से। ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं, उनके अंदर भी क्या होने लगा, उनके अंदर भी जो पोलन ट्यूब है वो बननी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब वो बननी स्टार्ट हो गई, और उन पोलन ट्यूब से क्या हुआ कि जो मेल स्पर्म्स हैं, गेमेट्स हैं, वो एग तक पहुंचने लगे। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट बता रहा है कि प्लांट के अंदर क्या होने लगा, धीरे धीरे जो पोलन ट्यूब है वो भी बननी स्टार्ट होने लगी। तो जो सिक्स पॉइंट है ये बताते हैं कि वे किस तरीके से जो सीड है उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ होगा। अलग अलग इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स तो पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता कि इन इवेंट्स का एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो क्या था भाई। यानी कि हमारे पास क्या है, फोसिल्स रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। फोसिल्स मतलब इसके अवशेष का रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इन इवेंट्स का ऑर्डर, कि भी पहले कौन सी हुई, दूसरे नंबर पे कौन सी हुई, तीसरे पे कौन सी हुई, लाइक दैट। इनका पर्टिकुलर जो ऑर्डर है वो क्या है। हो सकता है अभी पहले इंटीग्यूमेंट बनने स्टार्ट हो गई हों। ठीक है। हो सकता है कि पहले पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो गई हों। हो सकता है पहले जो ये जो न्यूक्लियस है, ये आप कह सकते हो एक एपिकल पार्ट बनाना, यानी माइक्रोपाइल बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मतलब इन सिक्स इवेंट्स में हमें इनका एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता। ठीक है। बस ये तो पता है कि इवेंट्स हुई हैं, लेकिन ये नहीं पता इनका पर्टिकुलर जो ऑर्डर था, सीक्वेंस था, वो क्या था, बिकॉज वी डू नॉट हैव कंप्लीट फोसिल्स रिकॉर्ड। इसके बाद तो हम इन इवेंट्स की बेस पर हम क्या बता सकते हैं, हम इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओगे इस इन इवेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए, यानी कि अपनी अपनी आप कह सकते हो अपने अपना जो नॉलेज थी उसको एक हाइपोथेसिस बनाया, और उसको रिप्रेजेंट किया।
तो कुछ अलग अलग थ्योरी हैं, कुछ हाइपोथेसिस हैं इस इवोल्यूशन को बताने के लिए, आज हम हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उनमें से नंबर 1 पे आता है सिनेंजियल हाइपोथेसिस ऑफ बेंसन 1904। तो 1904 के अंदर ये बेंसन नाम से पर्सन था, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम है सिनेंजियल हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या बताया कि जो इंटीग्यूमेंट्स हैं दे आर इवोल्व फ्रॉम स्टेरिलाइजेशन ऑफ आउटर रिंग ऑफ स्पोरेंजिया इन ए रेडियल सिनेंजियम। तो यहाँ पर क्या है, जो सिनेंजियम है भाई, इसकी जो, यानी कि इन्होंने पर्टिकुलरली ये बताया कि जो इंटीग्यूमेंट्स है ना वो किस तरीके से बने होंगे। इन्होंने बताया कि जो स्पोरेंजिया की आउटर कवरिंग है वही क्या बनाती है, इंटीग्यूमेंट्स को बनाती है, अकॉर्डिंग टू बेंसन 1904। तो ये इनका हाइपोथेसिस हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिनेंजियल हाइपोथेसिस। इन्होंने बस इतना ही बताया कि जो माइक्रो स्पोरेंजियम है या फिर जो स्पोरेंजिया है उसकी जो आउटर रिंग होती है, इट फॉर्म इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हाइपोथेसिस है या थ्योरी है उसका नाम है न्यूसिलर न्यूसिलर मॉडिफिकेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय द एंड्रयू 1961। ये थ्योरी क्या कहती है कि रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर के बारे में बताती है। मैंने बताया था ना कि भाई मेगास्पोर मदर सेल होती है, इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद यहाँ पर 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, और 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक केवल फंक्शन रहता है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये बताता है कि रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम 2 to 1 टुक प्लेस इन वन विच वाज sunk toward द बेस ऑफ स्पोरेंजियम। यानी कि ये कहता है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई 4 से एक कैसे बचा। इन्होंने ये बताया कि अगर मान लो 2 हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एंड्रयू 1961, इन्होंने ये बताया कि अगर मान लो 2 मेगास्पोरेंजियम है तो उनमें से एक क्या होगा, एक स्पोरेंजियम में अंदर की तरफ धंस जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि सर्वाइव करता रहेगा लाइक दैट। ये सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पर ये 2 हैं, तो जो नीचे वाला है वो सर्वाइव कर रहा है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। This simple seed was evolved by the further prolifications of sporangial wall and subsequent division of the basal vascular bundle to extent which the newly formed integument। ये बताया इसके बाद क्या हुआ कि जो बेसल पोर्शन था इसका, इस पर्टिकुलर मेगास्पोरेंजियम का, उसके अंदर क्या हो गया बाद में, जो वस्कुलर सप्लाई, जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन इसके बारे में बताया। जो लाइन क्या है, दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग द वस्कुलर सप्लाई, यानी कि जाइलम फिलोएम की जो चैनल है उसको बता रहा है ये। तो पहले एक चैनल था, उसके बाद 2 बने, यानी कि इधर क्या हुआ, इसके पार्ट हो गए, इसका आप कह सकते हो दीज चैनल बिकम सेपरेट एंड कवर द होल सर्वाइविंग मेगास्पोर। तो यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वस्कुलर सप्लाई ने इसको पूरी तरीके से हाफ कवर कर लिया, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पूरा इसको कवर कर लिया है। ठीक है। तो जितना ज्यादा वस्कुलर सप्लाई होगी, ठीक है, उतना ज्यादा क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर ओव्यूल तक, या फिर आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर मेगास्पोर तक जो फूड और वाटर है वो प्रॉपर पहुंच पाएगा। तो जितना ज्यादा वस्कुलर सप्लाई रहेगी उतना ज्यादा इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूसेलर मॉडिफिकेशन थ्योरी प्रपोज बाय द एंड्रयू। तो सेकंड थ्योरी बताती है कि किस तरीके से जो मेगास्पोर है भाई उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद थर्ड जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस को बोलेंगे हम, ये है जिमरमैन का भी। इसको बोलते हैं टिलोम कंसेप्ट। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी और कंसेप्ट आप कह सकते हो। तो 1952 में पर्सन थे जिमरमैन, ठीक है। इन्होंने इस कंसेप्ट को सबसे पहले बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और हाइपोथेसिस, ए डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एक्सियल सिस्टम बियरिंग टर्मिनल स्पोरेंजिया वाज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर इस फोटो में, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, आप कह सकते हो, ओव्यूल फॉर्मेशन या फिर सीड फॉर्मेशंस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिन कुछ एक के ऊपर क्या है, ओव्यूल हैं, और कुछ एक के ऊपर ओव्यूल्स नहीं है। तो जिनके ऊपर ओव्यूल्स हैं इनको बोलोगे आप फर्टाइल, और जिनके ऊपर ओव्यूल नहीं है इनको बोलोगे आप स्टेराइल। क्लियर है। तो इनको आप टिलोम बोल सकते हो या फिर ब्रांच बोल सकते हो। तो अगेन फर्टाइल एंड स्टेराइल टिलोम्स। तो फर्स्ट पॉइंट इनका यही था कि यहाँ पर क्या है, एक डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम होता है प्लांट में, होता था, ठीक है। और इन ब्रांच के ऊपर क्या है, जो स्पोरेंजिया हैं वो बने होते थे भाई। ठीक है। देयर वाज ए ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सम ऑफ द एक्सिस एंड वन ऑफ द स्पोरेंजिया बिकम सराउंडेड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्टेराइल टिलोम।
बाद में क्या होना स्टार्ट हुआ कि एक जो पर्टिकुलर स्पोरेंजिया है ना, वो बीच में आने आके ग्रो करने स्टार्ट कर दिया, और बाकी जो स्टेराइल टिलोम्स थे, स्टेराइल ब्रांच थे जिनके ऊपर ओव्यूल नहीं होते थे, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कवर करने स्टार्ट कर दिया इन्होंने इस तरीके से, जैसे कि आप इस डायग्राम सी में देख रहे हो। ठीक है। एंड मेगास्पोरेंजियम सराउंडेड बाय द स्टेराइल टिलोम, जैसे कि अगेन लेबलिंग भी की हुई है। और लास्ट में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनी है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्टेराइल टिलोम्स हैं, और उसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो ओव्यूल्स है वो था अभी बीच में। इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम रख दिया इन्होंने प्री ओव्यूल्स, यानी कि ओव्यूल बनने से पहले की जो स्टेज थी उसका नाम रख दिया प्री ओव्यूल्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ओके। तो इसके बाद अगर हम तो अगेन ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि फ्यूजन्स ऑफ टिलोम रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट। तो क्या हुआ, ये जो टिलोम्स है ना यहाँ पर, वो टिलोम मतलब ब्रांच, वो ब्रांच क्या करने लगी, एक दूसरे के साथ फ्यूज करने स्टार्ट हो गई, और एक पर्टिकुलर कवरिंग है वो बनाने स्टार्ट कर दी। इसके बाद भाई तो अगेन जो प्री ओव्यूल्स है इसके बारे में आपने थोड़ा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्री ओव्यूल्स। ठीक है, ये अलग से पूछा जाता है। तो अगेन ये लास्ट पॉइंट था हमारा कि जो प्रिमिटिव सीड्स हैं या फिर जो प्री ओव्यूल्स हैं कंसिस्ट ऑफ नेक्ड मेगास्पोरेंजियम सराउंडेड बाय रिंग ऑफ वस्कुलराइज्ड इंटीग्यूमेंट्री लोब। तो अगेन ये वस्कुलराइज्ड इंटीग्यूमेंट्री लोब कौन सी हैं, ये वही आपके टिलोम्स हैं। ठीक है, स्टेराइल टिलोम्स हैं, उनकी बात कर रहा है। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगी लाइक दैट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्री ओव्यूल्स। ये वाली स्ट्रक्चर लास्ट में जो बनी है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्री ओव्यूल्स। तो ये आपने बतानी है कि किस तरीके से जो टिलोम थ्योरी है ये बताती है कि जो प्री ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से बने हैं। नेक्स्ट आते हैं इन प्री ओव्यूल्स के बारे में। तो अगेन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ सीड्स, या फिर आप कह सकते हो ओबीसी बात है, पहले सीड नहीं होते थे, पहले ओव्यूल्स होते थे। ठीक है। तो फॉलोइंग द टीलोम्स हाइपोथेसिस, तो यानी कि इस हाइपोथेसिस को फॉलो करके कुछ एविडेंस हैं जो इसको इसके सपोर्ट में बताई गई हैं। तो अगेन कुछ इस ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये हमें मिली हैं। ठीक है, जब हमने इनके जो फोसिल्स हैं वो डिस्कवर हुए हैं। ठीक है। और पता लगाया जाता है कि जो ऐसी स्ट्रक्चर थी ये होती थी भी अपर डेवोनियन टाइम पीरियड में या फिर लोअर कार्बोनिफोरस टाइम पीरियड में, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि प्री ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर है वो, इनके कुछ अवशेष हैं वो हमें मिले हैं। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर होती थी, ये तो कंफर्म हो गया। दो दीज ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर फुलफिल्ड मोस्ट ऑफ द सीड करेक्टरिस्टिक्स, दे लैक ए वेल डेवलप्ड माइक्रोपाइल, यानी कि इन ओव्यूल स्ट्रक्चर में क्या है, सारे स्ट्रक्चर है भाई, सीड की कवरिंग भी आ गई, बीच में एक ओव्यूल भी आ गया, ठीक है, वस्कुलर सप्लाई भी आ गई, सब कुछ आ गया। बट इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर एक वेल डिफाइंड माइक्रोपाइल हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। तो अगेन इसको बाद में फिर जो 2 पर्सन थे, स्टेवार्ट एंड रोथवेल, इन्होंने एक टर्म प्रपोज की इन स्ट्रक्चर के लिए जो कि यहाँ पे डिस्कवर किए ना, प्री ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल जैसे दिखाई देती हैं बट इनको आप ओव्यूल नहीं करेंगे, इनको बोलेंगे प्री ओव्यूल्स। ठीक है। तो प्री ओव्यूल की डेफिनेशन पूछता है तो क्या होगा, दे डिफाइंड एज द ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, के अंदर क्या मेगास्पोरेंजियम भी है, विच इज आइदर नेक्ड और invested in the unfused or partially fused integumentary lobes and thus lack of a well defined micropyle। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये जो प्री ओव्यूलेसिस की डेफिनेशन बता दी कि यहाँ पर क्या है भाई, बहुत सारी अनफ्यूज्ड या फिर पार्शली फ्यूज्ड इंटीग्यूमेंट्री लोब्स हैं, यानी कि वही ब्रांच हैं जिनको टिलोम बोल रहे हैं हम। एंड दे मेक दस दे आर लैक ऑफ वेल डिफाइंड माइक्रोपाइल, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो ओव्यूल के अंदर होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है माइक्रोपाइल भाई। ठीक है ना, माइक्रोपाइल इसमें नहीं होती थी। तो अगेन ये जो स्ट्रक्चर है अवेलेबल, जो हमें अलग अलग इसके फोसिल्स मिले हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया इन्होंने प्री ओव्यूल्स, यानी कि ओव्यूल से पहले की स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोपाइल नहीं होता था, इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया प्री ओव्यूल्स। ओके। इसके बाद भाई एक फोसिल्स मिला है, एक प्लांट का फोसिल मिला है जिसका नाम है आर्कियोस्पर्मा अर्नोल्डी। ठीक है। तो अगेन इसका एक जो ओव्यूल है ना, ये भी क्या है, एक प्री ओव्यूल है, बियरिंग ए ऑर्गन रिपोर्टेड बाय द पिटिट एंड बैक 1968 फ्रॉम द अपर डिवोनियन, कंसिस्ट ऑफ ए क्यूपुल, क्यूपुल मतलब एक कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट पार्सली सराउंडेड बाय 4 ओव्यूल्स, कंसिस्ट ऑफ ए क्यूपुल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर थी, और दैट पार्सली सराउंडेड बाय द 4 ओव्यूल्स, और इसकी चारों तरफ हमें कुछ ओव्यूल्स दिखाई दिए हैं। तो क्यूपुल्स आर
planted dichotomously branched axis consist of sterile telome terses, मतलब branch that are webbed into the proximal part। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है इस स्ट्रक्चर की भाई। तो यहाँ पर क्या है, कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम बोलते हैं क्यूप्यूल्स, ये स्ट्रक्चर मिली हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या मिले हैं हमें, कुछ हेयर लाइक या फिर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर मिली हैं, जिनको हम आप कह सकते हो टिलोम्स हैं। तो मतलब जो टिलोम्स पहले अलग अलग ब्रांच होती थी ना, वो क्या होने लगी, क्या होने स्टार्ट हो गई, वो लोअर पोर्शन से इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई और एक कप लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। तो अगेन दिस क्यूप्यूल या फिर कप लाइक स्ट्रक्चर कंटेन टू शॉर्ट पेडिसल्स, इसके नीचे क्या है, दो शॉर्ट पेडिसल्स होती थी, ठीक है। एंड बियरिंग ए स्मॉल ऑर्थोट्रोपस पोरी ओव्यूल, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक ओव्यूल से हमें देखने को मिलता है। And integuments are integument is serrated at the apex of his preovule into a number of lobes and form rudimentary micropyle। तो अगेन देखो, हमें ये दिक्कत यही थी कि भी माइक्रोपाइल नहीं होता था, लेकिन तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा प्री ओव्यूल हमें मिला जिसके अंदर क्या है, हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दी। तो यहाँ पर आप देखोगे लोअर पोर्शन में तो एक प्रॉपर कप है, लेकिन अपर पोर्शन में क्या है, आपको कुछ धागे से दिखाई देंगे, इसमें ये लाइन सी कुछ थ्रेड्स आपको दिखाई दे रही हैं। बाद में ये बताया कि जो थ्रेड्स है ना, ये बाद में क्या हो गई, इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या बना लिया, एक पर्टिकुलर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना ली। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम रख दिया माइक्रोपाइल बाद में। और इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, अगेन आपका जो ओव्यूल्स है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन द प्री ओव्यूल्स इन द आर्कियोस्पर्मा अर्नोल्डी भाई। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट है, ये पहले जो सिलेबस होता था ना उसमें ये इस टाइप से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी, ये आपने बता के आनी है। इसके बाद लास्ट में हम आते हैं इवोल्यूशंस ऑफ ओव्यूल्स फ्रॉम प्री ओव्यूल्स। तो अगेन जो प्री ओव्यूल्स है, इससे ओव्यूल्स कैसे बने भाई। तो एविडेंस इन द स्पोर्ट ऑफ फ्यूजन्स ऑफ टिलोम्स, यानी कि जो टिलोम्स हैं, अभी मैंने आपको दिखाया जो टिलोम्स हैं, इनका क्या हुआ, फ्यूजन्स होना स्टार्ट हो गया एंड फॉर्म द इंटीग्यूमेंट्स एंड विद इट्स माइक्रोपाइल ए वेल डिफाइंड इज वेल डॉक्यूमेंटेड। तो अगेन जो टिलोम्स थे ऊपर, इनका क्या हुआ, बाद में इनमें फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया और उन्होंने क्या बना ली, ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ली। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम रख दिया माइक्रोपाइल भाई। तो ये जो प्री ओव्यूल्स हैं और ओव्यूल्स हैं भाई, इनमें डिफरेंस यही था कि प्री ओव्यूल्स में माइक्रोपाइल नहीं होती है, लेकिन ओव्यूल्स के अंदर माइक्रोपाइल होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये जो आर्कियोस्पर्मा एंड्रोल्डी है, ये एक अच्छी एविडेंस प्रोवाइड करता है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर है और इनके ऊपर क्या है, कुछ ब्रांचेज हैं, ठीक है। और ये ब्रांच क्या हुई, बाद में फ्यूज हो गई और इन्होंने एक राउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर ली और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम रख दिया माइक्रोपाइल। तो अगेन इन दूसरा प्लांट है इन आपका जिनोमोस्पर्मा किड्सटोनाई, किड्सटोनाई इंटीग्यूमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाई रिंग ऑफ 8 अनफ्यूज टिलोम। तो अगेन यहाँ पर इस प्लांट के अंदर क्या होता है, आई थिंक ये ऐसी फोटो है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस प्लांट के अंदर क्या है, पहले आपको 8 अलग अलग टिलोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये टिलोम्स हैं, 8 अलग अलग टिलोम्स। बाद में क्या हुआ, इसकी अलग अलग स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई हैं, ये अलग स्पीसीज है लाइक दैट, ये जिनोस्पर्मा किड्सटोनाई है, ये कोई लेटेंट स्पीसीज है, ये दो और स्पीसीज हैं और ये अलग स्पीसीज है। तो अगेन इन चारों स्पीसी में क्या हमें देखने को मिलता है कि जो टिलोम्स है ना, ये क्या होने लगे, भी फ्यूज होने लगे इस तरीके से। और अल्टीमेटली इन्होंने क्या बना लिया, एक एक अपर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो बना ली लाइक दैट। तो ये आप ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर से खुली है ये। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंटिंग द माइक्रोपाइल, ठीक है। तो यही इसमें ये बता रहा है कि फर्दर फ्यूजन टुक प्लेस इन द जिनोस्पर्मा लेटेंस एंड एट एट जो टिलोम्स थे दे आर बिकम फ्यूज्ड फ्रॉम बेस, बट दे आर अपर साइड से दे बिकम ओपन, ठीक है। और उसके बाद जो और स्पीसीज हमें मिली हैं लाइक यूरोस्टोरमा है, इनके अंदर हमें जो फ्यूजन्स है वो और ज्यादा देखने को मिला, लगभग 20 तक, ठीक है। और जो लास्ट स्पीसीज हमारी आपका स्टेम स्टेनोस्टोमा, ठीक है, इसके अंदर जो फ्यूजन्स है वो बिल्कुल टिप तक हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो फ्यूजन्स है, जो टिलोम्स है, दे बिकम कंप्लीटली फ्यूज्ड एंड फॉर्म ए पर्टिकुलर माइक्रोपाइल। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत आप अपनी बुक से भी पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप कल क्या है, कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास में आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, कल नहीं होगी, परसों में नहीं होगी, उसके बाद जब भी क्लास होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा भाई। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप इसका जो मैं आपको इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से भी देख देख सकते हो। नहीं तो जो बुक हैं वो देख लेना, पुराने पेपर तो पेपर में आया नहीं है, तो पिछली बार नहीं आया हुआ, इस बार आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये टॉपिक आपका हमारा यहाँ पर खत्म होता है। कोई